हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अभी हम बैंक के रिजल्ट्स के शॉक से उभर भी नहीं पाए कि ट्रम्प टैरिफ का फ्रेश अटैक हो गया। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले दिनों में इसके अलावा एक्स्ट्रा टैरिफ भी इंडिया पे लग सकते हैं। और इसके अलावा भी जो रिस्क मार्केट में इस वक्त बने हुए हैं वो ईरान की तरफ से हमें दिख रहे हैं। क्रूड लगातार ऊपर जा रहा है और हमारी करेंसी भी लगातार वीक हो रही है। और इस सब का इम्पैक्ट आज हमारे मार्केट में देखने को मिला और उसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो ट्रम्प टैरिफ के बात करने से पहले आइए ईरान की बात कर लेते हैं। वहां से क्या अपडेट्स है? तो वहां पर कोई भी रिलीफ हमें नहीं दिख रही है। सो यूएस स्ट्राइक्स एंटर 11th नाइट। तो इतना लंबा चलने वाला अटैक का सिलसिला हमने पहले नहीं देखा सीज फायर अनाउंस होने के बाद। तो ये एक तरीके से फुल फ्लेजेड जो वॉर है वो शुरुआत होती हुई हमें दिख रही है। अमेरिकन air strikes hit targets across Iran with air defenses firing over Tehran itself. और Iran claims an attack on US base in Kuwait. Bahrain sounded sirens. Jordan, Kuwait have both reported intercepting incoming missiles. तो दोनों तरफ से ये हो रहा है और ईरान के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मत अटैक करिए। और ईरान कह रहा है कि जब तक यूएस के जो भी अटैक्स आपके सॉइल से होंगे हम अटैक करते जाएंगे। तो वो पूरा रीजन काफ़ी अनस्टेबल हो गया। हॉर्मुज़ ट्रैफिक अगर आप देखिए तो ये पूरी तरीके से कोलैप्स्ड है। 9 वेसल्स पास थ्रू 24 आवर्स। जहाँ पहले कॉन्फ्लिक्ट से पहले 120-130 वेसल्स वहाँ से जाते थे, अब जो ट्रैफिक है पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। और जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने कहा है, रेजेस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन स्पीकिंग इन आसियान इन मनीला। ही आर्ग्यूड ईरान हैज नो लीगल राइट टू कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज एट स्टेक। सो इससे ये पता चल रहा है कि हॉर्मुज को अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है और ईरान के लिए वो एक ट्रम्प कार्ड है, वो भी नहीं छोड़ने वाला। इसका मतलब कि ये एस्केलेशन अभी ख़त्म होने वाला नहीं दिख रहा है। और इसी का इम्पैक्ट अगर आप देखिए क्रूड पे चल रहा है और क्रूड अब 85 से ऊपर चला गया, 86-87 के आसपास चल रहा है। और इंडिया फ्रंट पे अगर आप देखेंगे सो हमारी करेंसी वो रिकवर ही नहीं हो पाई। जब ये डील की अनाउंसमेंट हो गई, एमओयू साइन हो गया, उसके बावजूद भी हमारी करेंसी 94 से नीचे नहीं आई और अब वापस ये 96 के ऊपर चली जा रही है। तो हर तरफ से अगर आप देखें इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इकॉनमी पर पड़ता हुआ दिख रहा है। और आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो और दिखेगा और उसी का रिफ्लेक्शन हमारे मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। अब आइए दोस्तों ट्रम्प टैरिफ्स की बात करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले साल ट्रम्प ने फार्मा के ऊपर टैरिफ्स का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन वो पेटेंटेड एंड ब्रांडेड फार्मा के ऊपर थे और इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल था इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन अब उन्होंने जेनरिक्स के ऊपर भी अनाउंस कर दिया और हम जानते हैं कि जेनरिक्स ही हमारे फार्मा का मेजर एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट हुई है? पहला चीज़ जो एक तरीके से रिलीफ भी है वो ये है कि 2 साल तक यानी कि जुलाई 2028 तक जो है कोई टैरिफ्स नहीं लगेंगे। ये अच्छी बात है और बेसिकली ये एक हमें विंडो दिया गया है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री में आकर करो, अदरवाइज आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा अगस्त 2028 से। और अगर आप फिर भी नहीं मूव करते सो 2029 ऑनवर्ड्स 200% लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2028 में फ्रेश वहाँ पर इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो इलेक्शन से पहले जो वहाँ के जो पब्लिक का सपोर्ट लेने के लिए ये एनफोर्स भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मेजर जो फार्मा का एक्सपोर्ट होता है जेनरिक्स का, और पिछले जब टैरिफ्स की अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें ये सेक्टर बच गया था, लेकिन अब वो भी खतरे में आ गया है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा आज के मार्केट के फॉल का। तो यहाँ पे ट्रम्प का इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन ये है कि रीशोर जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग इनटू अमेरिका, यानी कि जो आप यहाँ बना रहे हैं आप अमेरिका में आके बनाओ with a penalty for companies that don't build plant and equipment inside the window. So
ये जो विंडो दिया गया है, इससे पहले आप अपने प्लांट को वहाँ बना ले। तो एक ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और दोस्तों, अभी तक इंडिया यूएस की डील नहीं हुई है, उस डील को अपने फेवर में लाने के लिए ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है। और ध्यान रहे कि जेनरिक सबसे ज़्यादा इंडिया से अमेरिका कंज्यूम करता है, तो ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए टारगेट किया गया है। और जो आने वाले दिनों में नया टैरिफ आ सकता है जो रशियन ऑयल से रिलेटेड है, यानी कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है, टॉप 5 इंपोर्टर्स जो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उस पर भी 100% टैरिफ लाने का प्रोविजंस आ रहा है। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रशियन ऑयल इंपोर्टर है। तो ये दोनों टैरिफ जो हैं हमारे ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहे हैं। इसके लिए तो कम से कम हमें 2 साल की मोहलत मिल गई, लेकिन अगर रशियन ऑयल वाला टैरिफ लगेगा तो वो डायरेक्टली इमीडिएटली लग सकता है। अब आइए समझते हैं कि क्यों ये जो टैरिफ्स हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। देखिए, हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो 2 मेजर चीज़ें हैं वो है फार्मा और आईटी की क्या हालत है आप जानते हैं, वो डिक्लाइन में है। अभी तक हमारी फार्मा की इंडस्ट्री बची हुई थी, लेकिन वो भी अब खतरे में आ गई है। सो हम $9.7 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट हमने किया FY25 में, और शेयर ऑफ इंडिया टोटल ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट 38% हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अमेरिका जो जेनरिक्स कंज्यूम करता है उसका 40 to 45% इंडिया से आता है, यानी कि जितना जेनरिक्स वहाँ जाता है उसका लगभग आधा वो इंडिया भेजता है। सो अगर आप यहाँ पर ये हमें पनिश करेंगे टैरिफ लगा के, तो क्या होगा? या तो हम उन्हें माल बेचना बंद कर देंगे क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, या फिर हम अपने प्लांट्स को वहाँ जाकर लगाएंगे। दोनों ही सिचुएशन में अगर आप देखिए हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर रिस्क का फैक्टर क्या है, आइए पहले बेयर केस को समझते हैं। तो जेनरिक्स के जो मार्जिन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही रेजर थिन मार्जिन पर ये काम करते हैं। सो जेनरिक मार्जिन आर ऑलरेडी रेजर थिन, सम प्रोडक्ट्स सिंपली exit the US market rather than absorb duty. So अगर हम अपने प्लांट को वहाँ नहीं मूव कर सकते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि भाई ये तो हमारा माल बिकेगा नहीं क्योंकि इसमें 100% टैरिफ लग गया, तो हम यूएसए में हमें माल ही नहीं बेचना, तो वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। फार्मा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्ट अर्नर्स, फुल इम्प्लीमेंटेशन डेंट्स द ट्रेड बैलेंस। अब देखिए, अगर ये इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ता है हमारे एक्सपोर्ट का, तो जो भी डॉलर वॉलर आता है वो ऑलरेडी ट्रबल में आ जाएगा। और इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? करेंसी में होगा, और करेंसी में होगा ऑयल भी महंगा होगा, तो महंगा ऑयल खरीदेंगे। तो ये सिर्फ फार्मा पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ेगा। और रीशोरिंग कॉस्ट कैपिटल इंडियन फर्म्स वुड रैदर डिप्लॉय एट होम। अब अगर आप फोर्स करेंगे कि अमेरिका में क्या मैन्युफैक्चर करो, हर कंपनी तो करेगी नहीं, वो बोलेगी यार उतना खर्चा होगा, इतना हमें वहाँ पे स्टाफ हायर करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम किसी और मार्केट को टारगेट करें या इंडिया में अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे बढ़ाएं। तो कहीं से भी ये राहत की बात नहीं, कहीं से यहाँ पर कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं दिख रही है। और जो बुल केस है उसकी भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एक राहत की सांस हम क्यों ले सकते हैं। सो पहला हमारे पास 2 years का टाइम है और ये एक नेगोशिएटिंग विंडो है, नॉट अ डेडलाइन। इंडिया कैन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लेजेस फॉर रिलीफ। सो नेगोशिएट हो सकता है, कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल सकता है। तो टाइम हमारे हाथ में है। 2028 is a US election year. Policy written today may not survive to implementation. So 2028 के बाद नई सरकार आ सकती है, नया प्रेसिडेंट आ सकता है, वो उसे कंटिन्यू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि ये इलेक्शन का मुद्दा बनेगा। तीसरी जो हमारे पास होप है कि वॉशिंगटन कैनॉट ईजिली डिस्प्लेस इंडिया एज ए सप्लायर एट दीज प्राइस पॉइंट्स। तो कोई ना कोई वजह होगी कि इंडिया इतना ज़्यादा जेनरिक्स वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, तो एकदम से आप इंडिया को हटा नहीं सकते। तो ये थोड़ा हमें होप ज़रूर दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से पनिश करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका से, ये अच्छा साइन नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारी जो फार्मा कंपनीज़ हैं उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे अमेरिका से डिपेंडेंसी को घटाई जाए और
वो डिपेंडेंसी घटाने के लिए उन्हें दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे जहां से शायद उनको इतना रेवेन्यू ना मिले। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है, और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि कौन सी फार्मा कंपनीज पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और किन कंपनीज में रिलेटिवली कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर ऑफ रेवेन्यू अर्नड इन द यूएस, द हायर द बार द मोर द बिजनेस सिट्स इनसाइड टैरिफ रेंज। सो ये जो टॉप की कंपनीज हैं जो यूएस में ज़्यादा बिजनेस करती हैं, ये थोड़ा ट्रबल में रहेंगी, जिसमें ग्लैंड फार्मा, ऑरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस, ल्यूपिन, सन फार्मा। और ये जो कंपनीज हैं सिप्ला एंड टोरेंट फार्मा, ये रिलेटिवली सेफर हैं। सो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड कंपनी कौन सी है? ऑरोबिंदो, जाइडस एंड डॉक्टर रेड्डी। सो रफली हाफ द बिजनेस सिट्स इन यूएस जेनरिक्स। इन कंपनीज का आधे से ज़्यादा यूएस जेनरिक्स से इनका रेवेन्यू आता है। ऑरोबिंदो ऑलरेडी रन्स 3 यूएस प्लांट्स, तो ये भी अच्छी बात है, प्लांट्स ऑलरेडी वहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखना है कि कितना एक्सपेंशन वो वहाँ पर करेंगे इस टैरिफ से निकलने के लिए। एंड एग्जिस्टिंग हैज इफ इट कैन शिफ्ट वॉल्यूम इनटू देम। और टोरेंट और सिप्ला, इन्होंने अपने डोमेस्टिक बिजनेस पे भी काफ़ी फोकस किया, तो इन्होंने डीरिस्क कर दिया। सिप्ला के ऑलरेडी यूएस में प्लांट्स हैं, तो ये भी चाहे तो वहाँ पर प्लांट्स लगा सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि आने वाले दिनों में ये कंपनीज कैसे इस चैलेंज से उभरती हैं और हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से इसको नेगोशिएट करती है कि हम इससे निकल सकें। एक बात तो क्लियर है कि ये जो टैरिफ्स है ये इंडिया के ऊपर टारगेट किया गया है, और जेनरिक्स जो है हमारा टॉप एक्सपोर्टिंग बिजनेस है फार्मा में, सो सोच समझकर टारगेट किया गया। और ये बताता है कि इंडिया यूएसए के निशाने पर है, तो आने वाले दिनों में इस तरीके के और भी पेनल्टीज का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और मार्केट में क्या हुआ आइए समझते हैं। तो पहले अगर हम आज का डेटा देखें, सो निफ्टी आज 24,000 के लेवल को इसने तोड़ दिया। उसके नीचे क्लोजिंग हुई, मार्जिनल थोड़ा नीचे, करीब 5 पॉइंट नीचे, और पिछले 3 दिनों में हमने करीब 350 पॉइंट के करीब लूज़ कर दिया, और आज 200 पॉइंट्स मार्केट में हमने लूज़ किए। अगर हम विक्स की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर हमें राइज देखने को मिला, 1% का राइज देखने को मिला है। कॉल आई पुट आई भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है। तो रिस्क मार्केट में बढ़ रहा है, फियर बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हेजेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। और पुट कॉल रेशियो में आज फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला, अब हम 0.84 के नीचे आ गए। अभी भी इससे नीचे जाने का स्कोप है, जब तक ये 0.7 तक नहीं जाता है हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स तो ऐड नहीं हुए, करीब 3000 ऐड हुए हैं, और कल के दिन भी करीब 3800 ऐड हुए थे। सो पिछले 3 दिन उससे पहले जब मार्केट्स ऊपर जा रहे थे कोई ओआई एडिशन नहीं हुआ, शॉर्ट्स कटे, लेकिन अब वापस से शॉर्ट्स एंटर होने शुरू हो गए। और अगर आप प्रीमियम देखें एक बार फिर, आप देखिए प्रीमियम जो है डिस्काउंट में आ गया है। और अगर हम अगस्त मंथ में जाएं वहाँ पर भी आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होने शुरू हो गए, यानी कि ये जो बेरिश तमाशा है ये अब अगस्त के महीने पे शिफ्ट हो रहा है, पोजीशंस रोल ओवर होती हुई दिख रही है। और अगर टर्नओवर की बात करें तो एवरेज टर्नओवर रहा, कुछ खास नहीं रहा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो पुअर रहा। और कल फिर एफआईआईज ने काफ़ी शॉर्ट्स ऐड किए। सो डेटा क्या बता रहा है? डेटा पूरी तरीके से बेरिश इंडिकेशन दे रहा है, और ये भी बता रहा है कि अगले महीने भी इसी तरीके का हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं।
तो जैसा कि हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे थे कि मार्केट इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे फंसा हुआ है और ये थोड़ी ब्रॉडर रेंज है, इसके बीच में भी फंसा हुआ है। और जब तक नीचे की तरफ 24,000 हम नहीं ब्रीच करते, हमें फर्दर फॉल देखने के चांसेस नहीं मिलेंगे। और हमने ये भी शेयर किया था कि जो पैटर्न हेड एंड शोल्डर बन रहा है ये बेरिश पैटर्न है और कहीं ना कहीं ये डायमंड पैटर्न भी बनाता हुआ हमें दिख रहा है, ये भी बेरिश पैटर्न है। आज इसने 24,000 के लेवल को ब्रीच किया और ये ब्रीच बॉर्डर लाइन है, कन्विंसिंगली नहीं हुआ है और बहुत ही हम इसी जोन पर अटके हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने इसी जोन से रिकवरी की थी। सो अभी ये क्लियर कट ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। हालांकि चांसेस हैं कि एक रिकवरी के बाद ये वापस इसको ब्रीच कर सकते हैं, इसके चांसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक और क्लोजिंग इसके नीचे ये कन्विंसिंगली 24,000 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हम नीचे के लेवल को देख सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पर कोई भी आपको सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिलेगा कि ये एक शॉर्ट टर्म का फॉल है, यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अगर आप MACD को देखिए तो ये नेगेटिव जोन पे चला गया, जबकि यहाँ हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम में भी यहाँ पर डिप हमें देखने को मिल रहा है। सो एक हमारे पास यही होप है कि इसका सपोर्ट लेके 1-2 दिन और ये यहाँ पर सरवाइव कर जाए, लेकिन मोटा मोटा चांसेस ज़्यादा हैं कि ये ब्रीच होके नीचे जाएगा। इस वक्त शॉर्ट करने का टाइम नहीं है क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास आकर प्राइस रुका हुआ है, तो इस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक करना है, उसके बाद ही हमें पोजीशंस का सोचना चाहिए। इसलिए ये टाइम एग्रेसिव शॉर्ट्स बनाने का नहीं है। और अगर आप देखें तो फ्यूचर्स मार्केट में बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट्स भी बिल्डअप नहीं हुए हैं। एक टेक्निकल बाउंस हो सकता है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट बेरिश जोन पर है। सो ट्रेंड क्या है? बेरिश टू न्यूट्रल फिलहाल के लिए ट्रेंड मार्केट में होता हुआ हमें दिख सकता है अगले 1 से 2 दिनों के लिए। जब ब्रेकडाउन होगा तब हम इसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।